हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया है रेक्टेंगल पोटेंशियल, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे जो पोटेंशियल लेके चलेंगे वो एक रेक्टेंगल के जैसा पोटेंशियल लेके चलेंगे। जैसे हम यहाँ पे पोटेंशियल को ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है, तो ये है अपने पास पोटेंशियल v ऑफ x, ठीक है, और ये अपने पास 0, ये हमने x एक्सिस मान लिया, ये हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल के जैसा पोटेंशियल ले लिया। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल हम यहाँ पे लेके चले हैं, इस पोटेंशियल को हम श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे। यहाँ पे जो पोटेंशियल की हाइट है वो हमने यहाँ पे ले ली v0, ठीक है, और अपने पास जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की एनर्जी हमने यहाँ पे कहीं पार्टिकल की एनर्जी मान ली। ठीक है, तो अपने पास बेसिकली यहाँ पे तीन रीजन बनने वाले हैं। ये वाला अपने पास फर्स्ट रीजन होगा, ये सेकंड रीजन होगा और ये अपने पास थर्ड रीजन होगा। ठीक है, एक एक रीजन के लिए हम पोटेंशियल को सोल्व करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से। एक बार इसको थोड़ा सा फिजिकली हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है इसके हम यहाँ पे दो केस स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में होगा जो पार्टिकल की एनर्जी है वो लेस देन होगी किससे, पोटेंशियल से। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी तो अपने पास ये है और पोटेंशियल की हाइट ये है, मतलब पोटेंशियल ज्यादा है और पार्टिकल की एनर्जी ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यही लिखा है जो पार्टिकल की एनर्जी है वो कम है और पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। ये अपने पास क्या है, केस फर्स्ट है। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में हम पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल से ज्यादा लेके चलेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल की एनर्जी है वो ज्यादा होगी और जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, कम होगा। ये सेकंड केस होगा। इसके ऊपर हम अलग से एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो रीजन फर्स्ट है, रीजन फर्स्ट के अंदर अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो रीजन फर्स्ट में अपने पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। सेकंड रीजन में जो पोटेंशियल है वो कितना है, v v0 पोटेंशियल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल अपने पास। थर्ड रीजन की बात करूं तो फिर से पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट रीजन में बात करूं कि पार्टिकल अपने पास बाउंड स्टेट में है या फिर अनबाउंड स्टेट में है, तो फर्स्ट रीजन में अपने पास पोटेंशियल कितना है, 0। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल 0 है तो हम यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो उसको एक फ्री पार्टिकल के जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट रीजन में ऐसा कोई भी पोटेंशियल नहीं है जो उस पार्टिकल को बाउंड कर पाए। जैसे अपने पास जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल था, ठीक है, तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो ये वेल है इसकी जो डेप्थ थी वो कितना थी, इनफाइनाइट थी। तो पार्टिकल के इस इनफाइनाइट वेल से बाहर निकलने के जो चांस थे वो कितना थे, 0 थे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है इस वेल के अंदर वो क्या है, बाउंड स्टेट के अंदर है। और जब भी कोई पार्टिकल बाउंड स्टेट के अंदर होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है क्वांटाइज, और वहां पे हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पर रीजन फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा कोई भी पोटेंशियल नहीं है जो इस पार्टिकल को बाउंड कर पाए। ठीक है, तो अगर पार्टिकल बाउंड नहीं है, अनबाउंड स्टेट के अंदर है, तो पार्टिकल की एनर्जी होगी क्वांटाइज। ठीक है, और जब पार्टिकल की एनर्जी क्वांटाइज होती है तो उस टाइम हम एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते। हम कैलकुलेट क्या करेंगे, फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये अपने पास यहाँ से पोटेंशियल आया और यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल से टकरा के यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पार्टिकल आए इस पोटेंशियल से टकराए और टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाए। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पार्टिकल इस पोटेंशियल को पेनिट्रेट करके या फिर ट्रांसमिट करके अंदर आ जाए। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अब अगर मैं रीजन सेकंड की बात करूं तो रीजन सेकंड में अपने पास पोटेंशियल कितना है, v0, और ये जो v0 पोटेंशियल है इसकी भी एक डेफिनेट हाइट है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रीजन सेकंड के अंदर भी अपने पास कोई ऐसा पोटेंशियल नहीं है जो उस पार्टिकल को बाउंड कर पाए। तो सेकंड रीजन में पार्टिकल कैसा रहेगा, अनबाउंड रहेगा। अनबाउंड पार्टिकल की एनर्जी कैसा होगी, कंटीन्यूअस होगी। ठीक है, और थर्ड रीजन की बात करूं तो थर्ड रीजन में भी अपने पास पोटेंशियल 0 है, तो पार्टिकल जस्ट लाइक ए फ्री पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करने वाले हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अनबाउंड स्टेट है, अनबाउंड स्टेट है तो एनर्जी कैसा रहेगी, कंटीन्यूअस रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो हम कैलकुलेट करके यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसको किस टाइप से एग्जाम में लिख के आना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में क्या हमारे पास जो एनर्जी है वो लेस देन है किससे, पोटेंशियल से। ठीक है, तो अब रीजन फर्स्ट, ठीक है, रीजन फर्स्ट में हमने जब पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो पोटेंशियल है, तो हम यहाँ पे जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है उसका यूज करके ये तीनों जो पोटेंशियल है, इन तीनों पोटेंशियल को सोल्व करेंगे और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करें यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है अपने पास, करली स्क्वायर साई पाई करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m पाई एक्स का स्क्वायर e माइनस v साई ऑफ x इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस रीजन की, फर्स्ट रीजन की। तो फर्स्ट रीजन में अपने पास पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है उसको मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे पार्टिकल का वेव फंक्शन सेकंड होगा, फर्स्ट होगा, यहाँ पे पार्टिकल का वेव फंक्शन हम साई सेकंड लेके चलेंगे और यहाँ पे साई थर्ड हम यहाँ पे वेव फंक्शन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन है मैं यहाँ पे साई फर्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे साई फर्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल कितना है अपने पास, v नॉट है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर साई फर्स्ट करली एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एक्स का स्क्वायर e साई 1 इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब ये वाला जो टर्म है इसको मैं कांस्टेंट से रिप्लेस कर देता हूँ, करली स्क्वायर साई फर्स्ट बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया k स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर पुट कर दिया तो हम इसको लिखा k स्क्वायर साई फर्स्ट इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर k इज 2m बाय x का स्क्वायर e अंडर द रूट। ये अपने पास किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। ठीक है, अब ये अपने पास इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये अपने पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेके चलते हैं वो हमने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिया, इट्स सॉल्यूशन इज हमने इसका सॉल्यूशन लिया है यहाँ पे साई x a e की पावर आइटा k x प्लस b e की पावर आइटा माइनस आइटा k x। ये हमने यहाँ पे इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन अपने को फिजिकली क्या बताता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली जो टर्म है a e की पावर आइटा k x साइन फर्स्ट a e की पावर आइटा k x, ये अपने को फिजिकली रिप्रेजेंट करके बता रहा है। यहाँ पे अपने पास जो वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि पार्टिकल प्लस x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। प्लस x डायरेक्शन में मूव करने का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल है तो पार्टिकल इस तरफ आ रहा है अपने पास। ठीक है, अब दूसरा जो टर्म है इसको मैं लिख देता हूँ साई फर्स्ट इंसिडेंट। ठीक है, अब सेकंड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है, साई फर्स्ट और यहाँ पे क्या है b e की पावर माइनस आइटा k x है अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेव वेक्टर है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव वेव वेक्टर अपने को क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि ये पार्टिकल फर्स्ट में तो बता रहा था पार्टिकल पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अब ये माइनस के रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि पार्टिकल इस पोटेंशियल से टकरा के और नेगेटिव x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो मतलब ये टकरा के वापस जा रहा है। तो ये वाला जो वेव फंक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करके बता रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो साई फर्स्ट इंसिडेंट है ये इंसिडेंट पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करके बताता है। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, सेकंड रीजन की। तो सेकंड रीजन में अपने पास जो पोटेंशियल है वो क्या है, इन रीजन सेकंड पोटेंशियल क्या है अपने पास, v इक्वल टू v नॉट। और ये जो पोटेंशियल है इस पोटेंशियल की जो एनर्जी है वो ज्यादा है किसे, पार्टिकल की एनर्जी से, या फिर पोटेंशियल ज्यादा है पार्टिकल की एनर्जी से। तो इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगा अपने पास, करली स्क्वायर साई सेकंड बाय करली x स्क्वायर प्लस 2m बाय x का स्क्वायर e माइनस v
साई सेकेंड और इक्वल टू 0। ये जो अपने पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। पोटेंशियल V नॉट इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये आ जाएगा अपने पास करली स्क्वायर साई सेकेंड बाय करली एक्स स्क्वायर माइनस 2m बाय एक्स का स्क्वायर, और ये आ जाएगा V नॉट, पोटेंशियल की जगह क्या रखा V नॉट, ठीक है, माइनस E और साई सेकेंड इक्वल टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये वाली जो टर्म है इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो कांस्टेंट लेके चले हैं वो हम अल्फा ले लेते हैं यहाँ पे, करली स्क्वायर साई सेकेंड बाय करली एक्स स्क्वायर माइनस, और ये अल्फा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा अपने पास साई सेकेंड इक्वल टू 0, ठीक है। वेयर अल्फा इज ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर द रूट 2m बाय एक्स का स्क्वायर और v नॉट माइनस e, ठीक है। ये अपने पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन वाली है इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर स्मॉल a। अब इसका अगर मैं ये भी क्या अपने पास फिर से एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और इसका फिर से मैं सॉल्यूशन लेके चलूंगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा अपने पास, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा साई सेकेंड c e की पावर आएगा, सॉरी c e की पावर अल्फा x ऑक्सिलरी सॉल्यूशन हम लेके चल रहे हैं इसका, और t e की पावर माइनस अल्फा x, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लिया है। अब ये सॉल्यूशन फिजिकली अपने को क्या रिप्रेजेंट करके बताता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो d e की पावर माइनस अल्फा x है, ये अपने को रिप्रेजेंट करके बताता है साई सेकेंड, पहले ये वाला बात कर लेते हैं, c e की पावर अल्फा x, ये अपने को रिप्रेजेंट करके बताता है कि इनिशियली अपने पास पार्टिकल कहां पे था, फर्स्ट रीजन में था, फर्स्ट रीजन से पार्टिकल कहां पे आया है, सेकंड रीजन के अंदर आया है। अब फर्स्ट रीजन से पार्टिकल सेकंड रीजन के अंदर तभी आ सकता है जब वो इस पोटेंशियल को पेनिट्रेट करे, ठीक है, पेनिट्रेट करेगा तभी ये क्या आएगा, इस सेकंड रीजन के अंदर आएगा। तो ये वाला जो वेव फंक्शन है, ये पार्ट जो वेव फंक्शन का है, ये किसको रिप्रेजेंट करके बताता है, ट्रांसमिटेड पार्ट को रिप्रेजेंट करके बताता है, ठीक है, ट्रांसमिटेड पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। अब ट्रांसमिट कैसे होगा, यहाँ पे अपने पास पोटेंशियल तो ये है, ठीक है, और पार्टिकल की हाइट ये है, यहाँ पे पोटेंशियल v नॉट है, पार्टिकल की हाइट अपने पास कितना है, e है, सॉरी पार्टिकल की एनर्जी e है, पोटेंशियल की हाइट कितना है, v नॉट है, और जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है इस पार्टिकल की एनर्जी से, तो पार्टिकल सेकंड रीजन में कैसे आ सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स अपने को ये बोलता है कि ये पार्टिकल सेकंड रीजन में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रीजन में कैसे नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इस पार्टिकल का एनर्जी क्या है, कम है, और जो पोटेंशियल की जो हाइट है वो ज्यादा है, ठीक। अब क्वांटम मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करके बताता है, क्वांटम मैकेनिक्स बताता है कि ये पार्टिकल जो है वो इस बैरियर को, इस पोटेंशियल को पेनिट्रेट करके या फिर टनल करके कहां पे आ जाएगा, रीजन सेकंड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब रीजन सेकंड में आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स इसको टनलिंग इफेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताता है। तो ये जो सेकंड पार्ट है d e की पावर माइनस अल्फा x, ये किसको रिप्रेजेंट करके बताएगा, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट को रिप्रेजेंट करके बताएगा कि रीजन सेकंड के अंदर ट्रांसमिशन रिफ्लेक्शन अपने पास ये हो रहा है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे साई सेकंड रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, d e की पावर माइनस अल्फा x, ठीक है। अब रीजन थर्ड की अगर मैं बात करूं तो रीजन थर्ड में अपने पास पोटेंशियल कितना है, 0 है। फिर से हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे, तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसके लिए अपने पास ये आ जाएगी करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साई थर्ड लिख दिया हमने, प्लस 2m e बाय एक्स का स्क्वायर। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्या था अपने पास 2m बाय एक्स का स्क्वायर e माइनस v,
पोटेंशियल की वैल्यू कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये वाली टर्म ही आ जाएगी यहाँ पे साइन थर्ड और इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है, फिर से एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं फिर से किससे रिप्लेस कर देता हूँ, k से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा कर्ली स्क्वायर साइन सेकंड सॉरी थर्ड कर्ली x स्क्वायर प्लस इसको k स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया और ये साइन थर्ड as it is or equal to 0 where k is under the root क्या है ये 2me by h square। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, जो अपने पास थर्ड ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन लेके चलेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, साइन थर्ड इक्वल टू ये हमने यहाँ पे लिया है f t की पावर आइटा k x और प्लस f के बाद एक और कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, g ले लिया हमने g e की पावर माइनस आइटा k x। ठीक है, अब ये जो वेव फंक्शन है ये अपने को फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अपने को रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि पार्टिकल इस पोटेंशियल को फिर से पेनिट्रेट करके कहां पे आ गया, रीजन थर्ड के अंदर आ गया, मतलब जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो ये ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करके बताएगा f e की पावर आइटा k x। और ये वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट करके बताएगा, ये यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब 0 किस लिए किया इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात करते हैं, g e की पावर आइटा माइनस k x इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया कितना, 0। अब 0 किस लिए पुट किया है, जब पार्टिकल रीजन थर्ड के अंदर चला जाएगा, ये यहाँ पे कहां पे चला गया, रीजन थर्ड के अंदर चला गया, तो रीजन थर्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे पार्टिकल टकरा के वापस चला जाए, मतलब पार्टिकल का रिफ्लेक्शन कर दे, ऐसी कोई भी चीज रीजन थर्ड के अंदर नहीं है। अब ये वाली जो टर्म है वो किसको, g e की पावर आइटा माइनस k x किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो पार्टिकल है वो नेगेटिव x एक्सिस के अंदर जा रहा है, पर रीजन थर्ड में तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे पार्टिकल रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाए, तो जो रिफ्लेक्शन वाली जो टर्म है इसको हमने 0 कर दिया थर्ड के अंदर। ठीक है, तो अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको आगे हम सोल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूं यहाँ पे, ये वाला साफ कर देता हूं। अब यहाँ पे हमने देखा है कि पार्टिकल फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में जा रहा है, सेकंड रीजन से थर्ड रीजन में जा रहा है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल का फ्लो हो रहा है। ठीक है, और जब भी अपने पास फ्लो की बात आती है तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम पार्टिकल के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यूज करेंगे, और इंसिडेंट पार्ट के लिए, रिफ्लेक्टेड पार्ट के लिए और ट्रांसमिटेड पार्ट के लिए, सब के लिए हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर यूजिंग probability current density because particle is flowing। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हो किसके लिए लिखते हैं, इंसिडेंट पार्ट के लिए लिखते हैं, तो इंसिडेंट पार्ट के लिए क्या आ जाएगी, डायरेक्टली जब यूज करें SI, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होती है एक्सपेक्ट K by M, और इंसिडेंट पार्ट में अपने पास कांस्टेंट क्या है A, और ये जो कांस्टेंट है A B C D और F G, इन कांस्टेंट की वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे। यहाँ पे हमने लिखा AK मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करके बता रहा है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट पार्ट। ठीक है, SI क्या है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट पार्ट। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्टेड की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्टेड की क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी SR एक्सपेक्ट K by M। रिफ्लेक्टेड पार्ट कहां पे है अपने पास, रिफ्लेक्टेड पार्ट ये वाला।
ठीक है। इसके लिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, बी के मोड का स्क्वायर, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट। अब अगर मैं ट्रांसमिटेड पार्ट की बात करूं तो लास्ट ट्रांसमिशन कहां पे हुआ, यहाँ पे हुआ है, तो ये वाला वेव फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं ट्रांसमिटेड पार्ट, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये आ जाएगा xt एक्सपेक्ट के बाय एम, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, f है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे f के मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे निकाल ली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने पास जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट की बात करते हैं। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहे। एनर्जी कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का जो एनर्जी है वो क्वांटाइज ना होके कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस क्यों, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे बाउंड स्टेट में ना होके अनबाउंड स्टेट में है, किसके कारण, पोटेंशियल के कारण, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, रेशियो लेके चलेंगे किसका, रिफ्लेक्टेड पार्ट का और इंसिडेंट पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट को लिखा मैंने r से, ठीक है, और ये है अपने पास SR/SI, ठीक है। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड पार्ट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट पार्ट, ये कितना आ जाएगा अपने पास, दोनों की वैल्यू हो रही है यहाँ पे, ये आ जाएगा एक्सपेक्ट के बाय एम और b के मोड का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्ट के बाय एम a के मोड का स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या आएगा अपने पास, b बाय a और इसके मोड का स्क्वायर, ये अपने पास आ जाएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब मैं बात करूं किसकी, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यहाँ की बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। अब ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल पहले वाले जैसा है, जैसे हमने जो स्टेप पोटेंशियल की बात की थी बिल्कुल वैसा ही टॉपिक है, बिल्कुल भी तो वैसे ही रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी हमने वैसे ही निकाली है, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप जो रहता है उस स्टेप को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो स्टेप क्या रहता है कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल की बात नहीं की, पोटेंशियल को अलग से रिप्रेजेंट करके नहीं बताया, तो मैं पोटेंशियल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पोटेंशियल लिया है v ऑफ x, ये पोटेंशियल कितना है, जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन में अपने पास पोटेंशियल कितना है, 0 है, यहाँ पे भी क्या है, 0 है, इस रीजन में कितना है, v नॉट। तो अपने पास v नॉट पोटेंशियल है कब, ये x है और ये यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये है 0x और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख दिया a, एक सेकंड, हाँ, मींस इसका मतलब क्या है, अगर मैं 0 और a के बीच में x की वैल्यू देखता हूं तो अपने पास पोटेंशियल कितना है, 0 है, सॉरी v नॉट पोटेंशियल है, और 0 पोटेंशियल कब है, अदरवाइज बाकी सब जगह क्या है, 0 पोटेंशियल है, ठीक है। तो जैसे ही डायग्राम आप बनाओगे तो उसके बाद ठीक अपने को ये पोटेंशियल लिखना और फिर इसको सोल्व करना स्टार्ट करना है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की। अब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, जो ट्रांसमिटेड पार्ट, सॉरी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल के ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है तो ST और SI का हम यहाँ पे रेशो लेके चलेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो ट्रांसमिशन के कोफिशिएंट है वो भी आ जाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ठीक है, T से डिनोट किया, ये आ जाएगा ST बाय SI, ठीक है। ST की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्सपेक्ट K बाय M और F के मोड का स्क्वायर, और SI की वैल्यू क्या है, एक्सपेक्ट K बाय M A के
मोड का स्क्वायर। इससे ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद अपने पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या आएंगे, t इक्वल टू ये मिलेगा अपने को f बाई a के मोड का स्क्वायर, f बाई a के मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब अपना जो अगला जो टास्क है वो टास्क क्या है, यहाँ पे अपने को रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो अपने को p बाई a की वैल्यू निकालनी है और f बाई a की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अपने पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी आ जाएंगे और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी आ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पहले वाले के जैसे हम यहाँ पे किसका यूज करने वाले हैं, अब हम यूज करेंगे जो अपने पास बाउंड्री कंडीशन है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम इन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नाउ वी आर यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है अपने पास, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूं जो अपने पास वेव फंक्शन फर्स्ट पार्ट का है, फर्स्ट रीजन का है, और जो सेकंड रीजन का वेव फंक्शन है ये इक्वल है कब, जब x इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रीजन का और सेकंड रीजन का वेव फंक्शन क्या है, इक्वल है। तो मैंने लिखा साई फर्स्ट एट x इक्वल टू 0 इक्वल है किसके, साई सेकंड के, कब x इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सेकंड रीजन का जो वेव फंक्शन है और जो थर्ड रीजन का वेव फंक्शन है वो x इक्वल टू a के ऊपर क्या है, इक्वल है, सेम है। तो मैंने लिखा यहाँ पे साई सेकंड और x इक्वल टू a के ऊपर इक्वल है किसे, साई थर्ड से एट x इक्वल टू a। ठीक है, अब ये दोनों वेव फंक्शन इक्वल हैं तो इनका जो डेरिवेटिव होगा वो भी क्या आएगा, एक दूसरे, इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी एक दूसरे के इक्वल आएगा। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए आ जाएगा ये वाला करली साई फर्स्ट बाय करली x एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू साई करली साई बाय करली x के रिस्पेक्ट में इनका डेरिवेटिव किया है एट x इक्वल टू 0। इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। इसलिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ करली साई सेकंड इक्वल टू करली x इक्वल होगा x इक्वल टू a इक्वल टू करली साई थर्ड इक्वल टू करली x एट x इक्वल टू a के ऊपर इक्वल होगा। तो इन बाउंड्री कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो जो अपने पास फर्स्ट का जो वेव फंक्शन था वो क्या था, उसमें था अपने पास a प्लस b और सेकंड में जो था वो क्या था, c प्लस d था। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ जाएगी। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, c प्लस d और इक्वल टू थर्ड में क्या था अपने पास, ओनली थर्ड में ये वाला सेकंड वाली टर्म तो हमने यहाँ पे 0 कर दी थी, तो ओनली कौन सा बचा था, f बचा था इक्वल टू f। ठीक है, अब जो साई फर्स्ट है उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, साई सेकंड का भी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, दोनों को इक्वल रखूंगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ से साई सेकंड का डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में, साई थर्ड का डेरिवेटिव करूंगा किसके, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वहां से अपने पास दो इक्वेशन आएंगे, उन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अपने पास b बाय a का इक्वेशन भी आ जाएगा और f बाय a का भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनके जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाले थे। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएंगे अपने पास वो क्या आ जाएंगे, ये आएगा रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट क्या है, r इक्वल टू 1 प्लस 4e और v नॉट माइनस e डिवाइड बाय v नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और ke। ठीक है, ये तो आएंगे अपने पास कौन से, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। उसके बाद जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, t इक्वल टू 1 प्लस v नॉट का स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर और इनको में अल्फा a डिवाइड बाय 4e और v नॉट माइनस e। ये अपने पास किसके कोएफिशिएंट आएंगे, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएंगे। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन वाला जो है ये बात तो ठीक है, अपने को जल्दी है कि हाँ भाई पार्टिकल आएगा,
इस पोटेंशियल से टकराएगा, टकरा के पार्टिकल उधर चला जाएगा, तो रिफ्लेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करके बताता है कि पार्टिकल इस पोटेंशियल से टकरा के उधर चला जाएगा तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पे ट्रांसमिशन का भी कुछ ना कुछ रिजल्टर है, मतलब सेकंड रीजन में भी पार्टिकल के मिलने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है, पार्टिकल के ट्रांसमिशन होने की भी प्रोबेबिलिटी है। पर क्लासिकल मैकेनिक्स तो बोलता है कि पार्टिकल ओनली कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट रीजन में मिलेगा, पार्टिकल के सेकंड रीजन में जो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है, 0। मतलब यहाँ पे r इक्वल टू तो कितना रहा है अपने पास 1r और t इक्वल टू कितना रहा है 0 रहा है, इसके अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। पर ये रिजल्ट अपने को बोलता है कि रीजन सेकंड में भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी कुछ ना कुछ। तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकता, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं किसका, टनलिंग इफेक्ट का। अब टनलिंग इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टनलिंग इफेक्ट की एक बार मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं आपको। तो देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल there is finite probability of particle to penetrate barrier, to penetrate barrier that is known as tunneling effect, और टनलिंग इफेक्ट को एक नाम से वो जानते हैं जिसको हम बोलते हैं बैरियर पेनिट्रेशन। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं फिजिकली। तो फिजिकली समझेंगे तो क्या आएगा, जैसे मेरे पास एक बॉल है, ये मेरे पास एक बॉल है और यहाँ पे अपने पास एक चूहा है, ठीक है। बॉल की जो हाइट है वो क्या बहुत ज्यादा है, चूहे के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इस बॉल का जो पोटेंशियल है या जो ये बैरियर है इसको जंप करके सेकंड रीजन में आ पाए। तो चूहा यहाँ पे क्या करेगा, ये जो बैरियर है, ये जो दीवार है, इस दीवार के अंदर क्या करेगा, टनल करेगा। टनल करके कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड रीजन के अंदर आ जाएगा। मींस पार्टिकल के पास यहाँ पे इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस बैरियर को जंप करके सेकंड रीजन में आ पाए। फिर ये पार्टिकल क्या करेगा, इस बैरियर के अंदर एक टनल करेगा और टनल करके कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड रीजन के अंदर आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैरियर पेनिट्रेशन बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बनाना है, वो डायग्राम क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये अपने पास पोटेंशियल कितना है, V0 है, ये आगे का रीजन है, ठीक है। अब रीजन फर्स्ट में अपने पास जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसा है, ऑक्सीलेटरी सॉल्यूशन है। ऑक्सीलेटरी सॉल्यूशन है तो पार्टिकल कैसे आएगा, पार्टिकल इस टाइप से आएगा। अपने पास ये पार्टिकल की एनर्जी थी तो पार्टिकल इस टाइप से आएगा, ठीक है। जैसे ही रीजन सेकंड में आएगा तो यहाँ पे क्या है, बैरियर है। बैरियर है तो हमने क्या लिखा था, जो इसका रिजल्ट लिखा था उसमें क्या था, बैरियर ट्रांसमिशन वाले में एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था। तो इस टाइप से ये जो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा, ठीक है। और रीजन थर्ड में जैसे ही ये जाएगा तो फिर से क्या करेगा, इस टाइप से ऑक्सीलेटरी सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। रीजन फर्स्ट से रीजन थर्ड में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ सेम रहेगी, ये वाली जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी, पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, रीजन थर्ड के अंदर कम हो जाएगा, ठीक है। ये बात और आपको यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ऐड करके आनी है, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और रहता है जहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल का जो एनर्जी है वो ज्यादा होगा किससे, इस बैरियर की हाइट से, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके और कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।